नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है और वो है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज को जो पढ़ाने का इनपुट होता है वो एक अलग तरह से होता है। ये बेसिकली जीएस पेपर वन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग जानते हैं कि जीएस पेपर वन में यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। मैं इस कोर्स को एक अलग डिजाइन के साथ, एक अलग इनपुट के साथ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका गाइड उजंक, और आज यहाँ से हमारा कॉन्सेप्टर और फाउंडेशन दोनों बैच शुरू होगा। बैच जो है वो बाइलिंगुअल चलेगा, यानी हिंदी इंग्लिश में एक साथ चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो फ्लो चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, बेसिकली आपको वही जो है उसके नोट्स बनाने हैं। यानी जब ये क्लास आप देख रहे हैं, चाहे वो आप ओपन क्लासेस में या डेमो क्लासेस में, आप हमेशा कॉपी के साथ बैठेंगे और कॉपी को कोशिश करिए हॉरिजेंटल वे में, यानी कि आप जो है वो लैंडस्केप फॉर्म में यूज करिए। और पूरी जो क्लासेस है उसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाऊंगा, यानी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। हमारी जो इस क्लास का आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही लार्जर है। सोशल इश्यूज का सिलेबस वैसे तो कहते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत ही एक कॉन्क्रीट है, उसको 15-20 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ जो लेकर आया हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो यूपीएससी को बहुत ही गहराई से समझना चाहते हैं, वो इसको रिक्वायरमेंट के रूप में लेना चाहते हैं। और आज जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स अब चलेंगे, जो उसको आप अगर ओपन माइंडेड समझेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको सभी पेपर के साथ, चाहे वो पेपर वन हो, पेपर टू हो, पेपर थ्री हो या पेपर फोर हो, आपको इतना जबरदस्त इंटरलिंकिंग अप्रोच मिलेगा जहां आप ये समझ पाएंगे कि केवल ये पेपर वन का पार्ट नहीं है। पेपर वन से लेकर पेपर फोर तक, यानी एथिक्स और इंटीग्रिटी के पेपर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। और अभी जो मेरी क्लासेस होंगी वो बहुत आर्गुमेंटेटिव होंगी, यानी कि वहां पर मैं आपके सामने वाद विवाद करूंगा। और जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है पढ़ने का, यानी कि जैसे उसमें हम जनरली जो टीचर्स मैंने देखे नोट्स उनके, जाति व्यवस्था क्या होती है, कम्युनिज्म क्या है, धर्म क्या है, भारतीय समाज क्या है, ये पढ़ा के वो जो है जल्दी से किनारे हो जाते हैं। लेकिन मैं जो मेरी क्लास का उद्देश्य होगा वहां बेसिकली मैं क्लास खत्म होने के साथ आपकी सोच शुरू करना चाहता हूँ। सोच कि भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज कैसे काम करता है, क्या चीजों की सिर्फ जानकारी, यानी कास्ट क्या है, धर्म क्या है, क्षेत्र क्या है, भाषा क्या है, क्या वास्तव में इससे भारत की समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी या भारत की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। क्या इंडिया की जो रियल टाइम चैलेंजेस हैं, यानी आज हम इंडिया कहाँ है, हमारा आर्गुमेंटेटिव प्रोसेस किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, क्या हमें उसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं है, या मैं एक सोच जो है वो उसको डेवलप कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ, स्पेशली जब बिगिनर अगर आप हैं या आप जो इसको, इस टॉपिक को बहुत इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और सभी टॉपर कहते हैं कि अगर आपको यूपीएससी में टॉप करना है तो आपको एक चीज जानना होगा, भारत को जानो, यानी नो योर कंट्री, नो इंडिया। ठीक है, आप भारत को जानने का प्रयास करिए। अब जब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ भारत, तो भारत बेसिकली है क्या, ये किस तरह की यूनिट मुझे दिखाई पड़ती है, भारत क्या है, मैं भारत को किस रूप में देखता हूँ। अगर मैं भारत का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो इंडिया मेरे लिए एक हिस्टोरिकल यूनिट है, यानी एक ऐतिहासिक इकाई है। ऐतिहासिक इकाई क्यों? अगर मैं बात करूं तो एक मेरे पास 5000 साल पुरानी, 5000 ईयर ओल्ड एक जो है वो संस्कृति है, पांच, जिसको हड़प्पन कल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक मेरे पास हिस्टोरिकल यूनिट है। और हिस्टोरिकल यूनिट यानी जब इतनी पुरानी सभ्यता है, जो कल्चर है, तो कल्चर एक नदी की तरह होता है, जैसे बड़ी नदी गंगा है। तो गंगा में जो पानी है, आपने देखा उसमें जो है वो तमाम और नदियां, यमुना है, यमुना की सहायक चंबल है, तमाम जो और नदियां हैं वो लाकर उसमें अपना पानी गिराती रहती हैं। कल्चर भी इसी तरह का होता है। कल्चर किसी धर्म, किसी भाषा, किसी क्षेत्र या किसी सोच से कुछ बड़ी यूनिट होती है। कल्चर एक जो है वो एक नदी की तरह होता है। और जब पुराना कल्चर है, यानी कि पुरानी नदी है, तो उसमें जाने कितनी नदियों, कितनी झीलों, इस इत्यादि का पानी आकर मिला होगा। यानी कल्चर अपने अंदर जो है वो बहुत ढेर सारी विविधता, यानी डाइवर्सिटी रखता है। अगर ये पुराना है तो ये डाइवर्सिटी और ज्यादा होगी। और उसमें क्या होगा, आप जब कल्चरल सेटअप को देखते हैं, मैं आपसे कहूं कि गंगा में से यमुना का पानी अलग कर दो, गंडक का पानी अलग कर दो, या और जो है नदियों का पानी अलग कर दो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जितना ही पुराना यानी हिस्टोरिकल यूनिट होता है, उतना ही उसका कल्चरल सेटअप डीप होता चला जाता है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान होती है वो बहुत गहरी होती चली जाती है। ये एक समाधान भी है और ये एक समस्या भी है। और वो कैसे होगा इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब मैं भारत की बात करता हूं, तो हिस्टोरिकल यूनिट के साथ साथ भारत एक कल्चरल यूनिट भी है।
हिस्टोरिक में हम देखते हैं तो कई बार हमें हिंदू राजा दिखाई पड़ते हैं, इस्लामिक राजा दिखाई पड़ते हैं, तमाम धर्मों की जो है रूलिंग्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, कुषाण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह का जो हम देखते हैं कि इंडिया में आए, बसे और इसी का हिस्सा होते चले गए। इससे यहाँ की कल्चरल सेटअप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आती चली गई। तो इंडिया एक कल्चरल यूनिट है। दूसरा, अगर मैं इसकी भूगोल की बात करूं तो इसका बहुत ही अद्भुत है ये भारत, इसको समझना जो है वो बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए इंडियन सोसाइटी जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स इशू के रूप में हमारे सामने आता है। अब जरा इंडिया को देखो तो जो दक्षिणी हिस्सा है यानी कि जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, यानी वो साउथ से बढ़ते हुए नॉर्थ की तरफ आया। जो हिमालय है वो सबसे नया जो है हिस्सा है। एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का और एक हिस्सा हमारा जो है वो रेगिस्तानों के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखो तो भारत में अलग अलग तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, किसी का रंग डार्क है, किसी का जो है वो येलोइश है, किसी का गोरा है, नाक, बाल, लंबाई, चौड़ाई ये सब हमें अलग रूप से दिखाई पड़ता है। तो हमारा जो अगला सेटअप होता है, इंडिया एक ज्योग्राफिकल यूनिट भी है, यानी एक भौगोलिक इकाई के रूप में भी हमारे सामने है। और ये भौगोलिक इकाई बहुत विविधता के साथ है। हमें हिमालय के पर्वत भी महान पर्वत दिखाई पड़ता है, हमें मैदान दिखाई पड़ते हैं, हमें दक्षिणी भारत में पठार दिखाई पड़ता है, झील, तटीय मैदान, रेगिस्तान, घने जंगल, सदाहरित वन, ये सब का जो जितने भी सेटअप है वो हमारी अपनी कंट्री में है। यानी ये जो ज्योग्राफिकल यूनिट की डाइवर्सिटी है, ये कोई एक लैंड नहीं, एक प्लेन नहीं है। ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे सामने बहुत चैलेंज भी क्रिएट करेगा। इसी तरह इंडिया जो है वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट है, राजनीतिक इकाई। और राजनीतिक की सत्ता यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह से रही है। मौर्य वंश में देखोगे तो वहां जो है हमें रिपब्लिक का फॉर्म दिखाई पड़ता है, यानी गणतंत्र के रूप में हम दिखाई पड़ते हैं, जहां राजा जो है सभा और समितियों के माध्यम से अपना राज करता है। मुगल काल में जाते हो तो आपको बादशाह दिखाई पड़ते हैं, जहां पर बादशाह जो है वो एक एनार्किस्ट के रूप में, एक जो है एब्सोल्यूट पावर के रूप में वो सत्ता करता है। आगे चलकर हम देखते हैं 1947 आजादी के बाद हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनपुट लेते हैं, जहां जो ताकत होती है वो लोगों के हाथ में ट्रांसफर की जाती है और जो है वहां पर लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट है और इस पॉलिटिकल यूनिट में कई चीजें जो पीछे की हमारी तीनों चीजें हैं वो इसको इफेक्ट करती है। इसी के साथ इंडिया को हम देखें तो इंडिया एक इकोलॉजिकल यूनिट है, यानी एक पारिस्थितिक क्षेत्र भी है। इकोलॉजिकल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको देखते हैं, यानी हमारे सामने जो है वो चीजें जब आ रही हैं तो ये बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे सामने आती हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि सोशल इश्यूज में भारत को जानो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, और नो योर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप, इसको हम लोग इस रूप में देखते हैं। तो आप लोग जैसा बोर्ड पे देख पा रहे हो कि यहाँ भारत जो है एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक इकाई है, भारत एक सांस्कृतिक यानी कल्चरल इकाई है, भारत एक ज्योग्राफिकल यूनिट यानी कि एक भौगोलिक इकाई है, पॉलिटिकल यूनिट यानी एक राजनीतिक इकाई है, और इकोलॉजिकल यूनिट यानी एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में हमारे सामने ये देखने को मिलता है। अब हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है तो हम शुरू कहां से करें, और हमारे सिलेबस में कौन से हिस्से कॉन्क्रीट हैं और कौन से हिस्से वेरिएबल हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि जैसे हम जनरली शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, हम इसमें शुरुआत करते हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो बहुत कॉन्क्रीट है, वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। हमें पता है कि हमें इसमें जो है वो हिस्ट्री में हमें इतने पार्ट पढ़ने हैं, गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, या प्राचीन भारत के बारे में। भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हमें पढ़ना है। इस तरह पॉलिटी में जो हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। बट सोशल इश्यूज जो है वो कहने को तो पेपर वन का पार्ट है, लेकिन ये कहाँ कहाँ हो सकता है, हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि भारत जो है वो हमारा किस प्रकार की यूनिट है, और भारत को हमें 3 फॉर्म में एस्टेब्लिश करना है। आपको जानना है कि वो हमारे लिए कैसे जो है वो एक यूनिट के रूप में काम कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम यहाँ से जो है इसको अपना जो है सेटअप शुरू करते हैं। जब हम भारत को जानने की बात करते हैं तो अब सवाल ये है कि आपको इस सोशल इश्यूज को इतना इन डेप्थ, इतना जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक खुली सोच के साथ क्यों पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आप आने वाले टाइम में आप जिस सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटिक सर्विस है, यानी आप आने वाले टाइम में आईएएस या आईपीएस ऑफिसर आप बनेंगे, ठीक है, और आप जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट होंगे। चलिए देखते हैं कि हम सोशल इश्यूज पढ़ने का हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है।
और मैं आपसे ये चाहूंगा कि जब आप मेरे साथ डिस्कशन में हो तो आप अपने दिमाग को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेकर जाएं, भूल जाए कि आप कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सोशल इश्यूज को जब तक अपनी जिंदगी से जोड़कर अपने जो भी अनुभव अभी तक किया उसके साथ अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो यकीन मानिए आपके लिए इसमें जो अच्छे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है ये टॉपिक है, और मैं इसको इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि इस टॉपिक को सबसे पहले जो है वो आपको डील किया जाना चाहिए, इन डेप्थ जो है डिस्कशन जाना चाहिए। क्योंकि मेरी पढ़ाई का पर्पस क्या है, मेरी पढ़ाई किसके लिए है, वो भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशल इश्यूज किसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए आप जो है वो एक ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ये रही हमारी गवर्नमेंट, मान लीजिए मैं यहाँ एक संसद का चित्र बना रहा हूँ, ये हमारी जो है वो बेसिक संसद रही। इसका काम होता है लॉ स्टेब्लिश करना, कानून बनाना, जो रूल्स हैं, पॉलिसी, ठीक है, इनके बारे में हमें बात करना है, जो नीतियां बन रही हैं वो बात करना है। ये नीतियां किसके लिए बन रही है, जरा बात ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ एक जनमानस है हमारा, हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं इनका जो इनको जो है ब्यूरो इनपुट चाहिए, ये इनके लिए है, औरतें, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, इनके लिए पॉलिसी चाहिए, ये इम्प्लीमेंट यहाँ करना है। इसके तो सरकार ने यहाँ पॉलिसी बनाई, वो चाहता है कि इनके लिए इनका बेनिफिट जो है वो तय हो। इसके बीच में एक सिस्टम आता है, यानी ये हो गया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का तंत्र हो गया। ये जो ऑफिसर है, जो ब्यूरोक्रेट जिस पे आप जुड़ेंगे, उनका काम होगा इनसे आदेश प्राप्त करना कि जो पॉलिसी बन गई है, जो कानून बन गए हैं, उनको अपने दिमाग, अपनी बुद्धिमत्ता से इस हिस्से के लिए उसको इम्प्लीमेंट कराना, यानी ये पार्ट हो गया गवर्नेंस का, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अब इस बात को समझना कि मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट ऑफ गवर्नेंस यानी ये जो है, मैंने आपको बताया ये है थ्योरेटिकल पार्ट, कि इन्होंने बताया कि इस साल जो है महिला साक्षरता पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, यानी वुमेन लिटरेसी पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कानून बनाया, बजटिंग प्रोसेस की और मैंडेटरी कर दिया कि भाई स्कूलों में इतनी लड़कियां पढ़ेंगी पढ़ेंगी, जेंडर गैप जो है वो हमें खत्म करना है। आदेश गया ब्यूरोक्रेसी को, जो मुख्य सचिव है या आईएएस ऑफिसर है या तमाम और भी जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, इनका अपना पूरा तंत्र है, प्रशासन के पास ये गया, यानी कि गवर्नेंस के पास गया। बोला आपको ये जो मेरा लक्ष्य है, मेरे जो बजटिंग आपको मैंने इतने करोड़ रुपए इतने अरब रुपए आपको दिए हैं, आपको मेरा ये जो टारगेट है 5 साल के अंदर आपको अपने अपने जिलों में लिटरेसी रेट को बढ़ाना है और जो महिला पुरुषों के बीच में जो साक्षरता का गैप है उसको खत्म करना है। यानी आपका जो इंटरेक्शन होगा आने वाले टाइम में, जो ऑफिसर्स हमारे हैं, उनका इंटरेक्शन समाज यानी इस सोसाइटी के साथ होगा। आप बाहर यहाँ पे बैठे हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं, आप इस पूरी जो है सिस्टम को देख रहे हैं, तो इतना आसान आपको लग रहा है कि इसको, इस ऑफिसर को जो है वो यहाँ ऊपर पॉलिसी मिली, बजट मिला, इसको जाना है समाज में, यहाँ पर जो है वो क्या करना है, उस साक्षरता को बढ़ाना है, बाल श्रम को कम करना है, बच्चों की शिक्षा को बढ़ाना है, दिव्यांग जनों की मदद करनी है, वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा देनी है, अल्पसंख्यकों का कल्याण करना है, SC ST OBCs को, तमाम तरह के ऐसे काम है जो आपको करने पड़ेंगे, सोसाइटी के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस प्रक्रिया के दो हिस्से मेरे पास आए। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, यानी पॉलिटी आप जो पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है, IR जो पढ़ रहे हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य का मतलब है, और वो है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना। सरकार जो कानून बना रही है, जैसे अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए जो है बजटिंग लॉन्च की गई, सरकार ने पॉलिसी बना दी किसको कितना पैसा मिलेगा, या सरकार जो है वो लोन सस्ते करा रही है, जो भी अपना काम करना है वो किसके लिए, सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों के रूप में उनको जो है वो चलायमान बनाने के लिए, मजदूरों का हित करने के लिए जो है श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं। यानी इनका जो पर्पस है, यानी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इनका पर्पस होगा, वो होगा सोसाइटी को इनहेंस करना, उसको धक्का देना। लेकिन इस सोसाइटी में जिनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन यानी चेंजेस होगा, वो हमारे इसी सिस्टम को इनरिच करने का काम करेंगे। इसी में से अच्छे वैज्ञानिक निकलेंगे, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करेंगी, बच्चे जो हैं अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे, कल को वो आविष्कार करेंगे, वो इकोनॉमी में हिस्सा बनेंगे, उद्योगपति होंगे, और वो हमारी इकोनॉमी को बूम करने का काम करेंगे। दैट्स मीन यहाँ पर हम अगर बात करें तो हमारा पूरा सिस्टम काम करता है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी काम करती है हमारे सिस्टम के लिए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इस केस में जो हमारा समाज है, सोसाइटी, वो केंद्रीय भूमिका यानी सेंट्रल इंपैक्ट में है। यहाँ तक कि जो हमारी सोसाइटी है
वही एनवायरमेंट को या तो इनरिच करने का काम करेगी या उसको खा जाने का काम करेगी। इनरिच करने का काम, अगर सोसाइटी अवेयर है, सोसाइटी जागरूक है, पर्यावरण के महत्व को समझती है, तो वो अपने नदियों, अपने वनों, अपने तालाबों, इन सब की रक्षा करेगी। सोसाइटी अगर लोभी है, लालची है, ग्रीडी है, तो वो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वन्य जीव हो, पेड़ पौधे हो, सबका वो क्या करेगी, उसको बर्बाद कर देगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सोसाइटी पर और सोसाइटी का, यानी ऑन द सोसाइटी एंड ऑफ द सोसाइटी, इन दोनों का जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे सामने आता है। यानी अब मेरी पास एक धारणा तो स्पष्ट हो गई कि जो सोसाइटी है वो कोई एक 3 या 4 टॉपिक का समुच्चय नहीं जिसको मुझे पढ़ना है। सोसाइटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से मुझे सभी चीजों को जानकारी लेनी है, मुझे पर्पस एस्टैब्लिश करना है। यहां तक तो बात हो गई। अब इस फ्लो चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या आर्ग्यूमेंट्स लेकर जा रहा हूं। अब आपके सामने, अब मैं आपकी कहानी शुरू करता हूं। आज से कुछ साल बाद आप लबासना में अपनी ट्रेनिंग करके ऑफिसर बन चुके होंगे, और बेसिकली आपको जो सबसे पहला काम मिलेगा वो गवर्नेंस का काम मिलेगा। आपका जो बेसिक वर्क ही होगा उसको कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो इनका सीधा काम ही होता है, इनको सीधे सीधे जो पीपल यानी जनता यानी समाज, सोसाइटी के साथ ही डायरेक्टली अटैच होना पड़ेगा। तो ऐसे तो थ्योरेटिकल आपको लग रहा है कि हाँ, इधर से हमें पॉलिसी मिली, इधर से हमें फंड मिला, हम गए और हमने समाज में चेंज कर दिया। बट जब आप ग्राउंड लेवल पर आओगे, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और आपको जब पोस्टिंग मिलेगी, और जब आप इस सोसाइटी को माइक्रो लेवल पर जाकर सोचना शुरू करोगे, तब आपको सोसाइटी में कुछ अलग जो है वो दिखाई पड़नी चीजें शुरू हो जाएंगी। और तब आपको समझ में आएगा कि हमारी सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं, जो हमारे यहाँ एविल्स हैं, वो कितने ज्यादा हैं। और सोसाइटी में चेंजेस लाना एक बहुत ही जो है मुश्किल और टफ काम होता है। इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी यहां पर से, राइट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सोसाइटी के इस हिस्से के बारे में हम जानकारी लेना जो है वो शुरू कर देते हैं, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ, सबसे पहली बात, ये सोसाइटी इतनी टफ कॉन्सेप्ट होता गया है। तो सोसाइटी कहते किसको है, पहले आपको ये बात बता दीजिए। यानी समाज क्या है, समाज क्या है। तो समाज की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि ये व्यक्तियों, मान लीजिए हमारे जो व्यक्तियों का ग्रुप है, समूह है, जिनकी एक साझा यानी कॉमन कल्चर होता है, राइट। इसको लिखो, दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल विच शेयर कॉमन कल्चर, कॉमन कल्चर, ग्रुप ऑफ पीपल शेयर कॉमन कल्चर। यह व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो साझा संस्कृति, साझा, जिनकी साझा संस्कृति होती है, कॉमन कल्चर होता है। यानी ये एक खास क्षेत्र में रहते हैं, दे लिव इन अ स्पेशल एरिया, राइट। संस्कृति का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो इनके जो सांस्कृतिक सुसंस्कृति हमारा जो सेगमेंट हुआ, यानी कि वहां पर रहन सहन, पहनावा, पहचान, ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं। यानी ये बंधन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये नियमों के साथ बंधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं समाज में, जैसे भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, अमेरिकन समाज, तो इन अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, तो भारतीय समाज के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी। तो यानी इंडियन सोसाइटी जो है वो भारतीयों का एक समूह है जिनकी अपनी एक साझा जो है वो संस्कृति है, एक कॉमन कल्चर है। तो ये कॉमन कल्चर, अभी मैं कल्चर के डेप्थ में जाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में और चीजें डिस्कस करूंगा। यानी मेरे पास जो है वो एक जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इनकी जो सामाजिक परिपाटियां हैं, यानी कि जो सोशल कस्टम्स हो गए, जो इनका जो एक सेटअप हो गया, यानी इन सभी के लिए जो है इन भारतीय समाज के लिए एक खास तरह का राजनीतिक तंत्र होगा। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हम लोग जाते हैं, एक खास दिन वोटिंग करते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। इसी प्रकार जहाँ यहाँ ढेर सारे समूह रहते हैं इस संस्कृत के अंदर, संस्कृत एक बड़ा वर्ड है, संस्कृत के अंदर विभिन्न भाषा बोलने वाले यानी लैंग्वेज के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यानी डिफरेंट रिलीजन,
ठीक है, इसी तरह विभिन्न जो है वो पहचानो, खान पान, रहन सहन, विभिन्न त्योहारों वाले सारे लोग इसमें समाहित होते हैं। तो भारतीय समाज, या ये जो हम बात करेंगे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है सेगमेंट हो जाता है। यानी ऊपर से देखने पर ये मुझे भारतीय समाज एक रूप में दिखाई पड़ता है। अब चलिए मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। माइक्रो लेवल पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं कि आज आप एक ऑफिसर हैं और आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, आपको वो चेंजेस लेकर आना है। लेकिन जैसे आप इस समाज के साथ इंटरेक्शन करते हो, आपको चैलेंज पता चलता है कि बेसिकली चैलेंज आ कहां से रहा है। यानी भारतीय समाज, ये रहा हमारा समाज, मैं इसको मैथमेटिकल यूनिट के रूप में शो कर रहा हूँ। ये मेरा जो है समाज है, जहां पर ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और इन ग्रुप ऑफ पीपल का एक कॉमन कल्चर है, उसमें रहन सहन, पहनावा, बोली, ये सारी चीजें उसके साथ, उनका रिलीजन, उनकी कास्ट, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बाहर से हमें देखने में लगता है कि ये हमारा इंडियन सोसाइटी है, और इसको जो है वो प्रिजर्व करना, इसको जो है वो आगे ले जाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम अपने समाज के पास पहुंचते हैं, चैलेंज शुरू हो जाता है। कैसे चैलेंज शुरू होता है? तो भारतीय समाज के मैंने दो मॉडल निकाले हैं, जो मेरा अपना अध्ययन रहा है। इसको हम लोग पहले बोलते हैं सर्कुलर मॉडल, यानी कि वृत्तीय, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। होता क्या है कि जब हम समाज को बहुत पास से देखते हैं, तो हमें हमारा समाज एक कॉन्सेंट्रिक लेयर के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी ये बहुपरतीय एक संरचना के रूप में मुझे दिखाई पड़ता है, बहुपरतीय संरचना के रूप में मुझे दिखाई पड़ता है। यानी जो मेरा सोसाइटी है, वो मल्टी लेयर सोसाइटी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना है इसको, जहां नहीं समझ में आए वो मेरे से आप पूछेंगे। ये बेसिकली जो है वो मल्टी लेयर सोसाइटी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। सोसाइटी जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक छिलके ऊपर दूसरा छिलका और बाहरी रूप में आवरण दिखाई पड़ता है। तो कई बार हमें लगता है कि ये हमारा भारतीय समाज है। तो ये भारतीय समाज एक हिस्सा ना होकर ये बेसिकली कई परतों में बना हुआ है। ये परतें कुछ भी हो सकती हैं, जाति की परतें हो सकती हैं, धर्म की परतें, क्षेत्र की, भाषा की, इन सब की जो है वो परतें हो सकती हैं। इसमें एक होता है, इसको हम लोग जो है ये केंद्रीय भाग यानी सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा केंद्रीय भाग, और ये हमारा आउटर पार्ट रहा, बाह्य भाग, आउटर बाह्य भाग के रूप में हमारे साथ। नंदन नीलेकनी अपनी किताब रिबूटिंग इंडिया में इस बात को और अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये जो केंद्रीय भाग होता है, यानी जैसे आपने कभी साइकिल देखा है या कोई गाड़ी देखी है, तो धुरी के पास जो होता है, यानी जहां धुरी होती है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। यानी ये जो हिस्सा होता है, ये वास्तव में वो लोग जो सत्ता के पास है, जो पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो ये जो है, जो केंद्रीय भाग होता है, ये बेसिकली सत्ता, पावर, यानी कि शक्ति, यानी समावेशन, इंक्लूजन, यानी कि जो हमारा पॉलिटिशियन सिस्टम है, हमारा पावर है, हमारा इंक्लूजन है, इनके सबसे इनके केंद्र में होते हैं ये। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि अगर इस सेंट्रल में कोई भी चेंज आ रहा है, तो अगर जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ, तो आपको भारतीय समाज के बारे में आपको कुछ चेहरे दिखाई पड़े होंगे। आप देखिए जरा, मैं अभी करंट में चल रहा है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, आंख बंद करिए और जरा चेहरे देखिए। कुछ लोग अपने घरों में बंद थे और ट्विटर पे वो लॉकडाउन का समर्थन कर रहे थे। आपने देखा कि कोई हमें प्रधानमंत्री पालन करना है, ये करना है, वो करना है। उसमें से ऐसे बहुत से लोग थे जिनके बैंकों में इतना पैसा था या इनके घरों में इतना डिपॉजिट था कि वो 30-40 दिन अपने खाने पीने का खर्च, दवाई का खर्च उठा सकते थे। वो अपने लॉस को बियर कर सकते थे। ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने किया, लेकिन वो कर सकते थे। वहीं दूसरा एक चेहरा आया कि जो मजदूर थे, लाख मना करने के बावजूद वो हजारों किलोमीटर की यात्रा के लिए पैदल निकल गए। उनसे पूछा गया आप क्यों पैदल जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे पास न खाने पीने के लिए है, हम दिहाड़ी मजदूर हैं, हम डेली काम करते हैं, तब जाकर हम अगले दिन जो है हमारे खाने पीने का कुछ इंतजाम हो पाता है। तो हमें जब मरना ही है, तो हम क्यों ना जो है वो भूख से मरने की बजाय हम कोरोना से मर जाए, जब होगा तब देखा जाएगा। और वो उसके लिए जो है वो निकल पड़े। और हमने क्या देखा कि जो परिवर्तन हुए, जैसे कोई भी चीजें हो रही हैं, वो जो हमारे पास जो लोग थे जो समर्थन कर रहे हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, तमाम जगहों पे जो है इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहे हैं, और वो जो मजदूर वर्ग है, इनके बीच में बड़ा अंतर आया। उनकी लाइफ में जैसे फॉर एग्जांपल जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो रहा है। आपने देखा कि जो लोगों ने ट्विटर पे बात किया, तो फॉर एग्जांपल जो वर्ग सरकार के साथ जुड़ा हुआ, आपने देखा कोटा में तमाम छात्र फंसे थे, तो राज्यों ने तमाम अपना जो है व्यवस्था करके वहां से बच्चों को निकालने का प्रयास शुरू किया। मानवीय कार्य बहुत अच्छा था, लेकिन वहां एक डिबेट निकल कर आई कि जब बच्चों को वहां से हटाया जा सकता है, बच्चों को निकाला जा सकता है, उनको उनके गृह राज्य पहुंचाया जा सकता है, तो मजदूरों को क्यों नहीं?
उनकी लाइफ में जो है चेंज क्यों नहीं लेकर आ? वो सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि वो कहीं हमारी इकोनॉमी में कंसीडर नहीं हो रहा है, उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, वो ट्विटर पे अपना हैशटैग नहीं चला सकता। फॉरेन से हम जो है वो किराया देने वाले जो लाख रुपए 50,000 रुपए जो है वो अपना जो है वो किराया दे सकते हैं, उनके लिए हमने वायुसेना शुरू की। लेकिन हमारे अपने जो मजदूर हैं जो सड़कों पर जा रहे हैं, ट्रकों में लग कर आ रहे हैं, हमने देखा टैंकरों के अंदर घुस घुस के आ रहे हैं, उनकी क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही, उनको क्यों नहीं जो है वो सही तरीके से पहुंचा जा रहा, राज्य आपस में जो है उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, इस डिबेट को आप बहुत ध्यान से समझो, कि जो सत्ता के केंद्र में जिसके पास पावर है, पैसा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पॉलिसीज को इफेक्ट कर सकता है, वो हमारी समाज में सबसे ज्यादा उसमें अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे वो चेंजेस आते हैं, यानी जैसे जैसे यहाँ परिवर्तन होते हैं, वो उस परिवर्तन को यानी उस चेंज को तेजी से अडॉप्ट कर लेता है, यानी उसको अनुकूलित कर लेता है। अब ये अडॉप्शन जो होगा, यानी वो अनुकूलित जो होगा, वो उसकी लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है उसके अंदर भी चेंज आ गया, और भी कोई चीज हो रहा है वो चेंज होता चला जा रहा है। लेकिन हमारा समाज जो है ये मल्टी लेयर है, दिस इज नोन एज मल्टी लेयर, बहुकेंद्रीय। यहाँ पर हमारा इनपुट है। अब इस समाज के इस मॉडल में जैसे जैसे, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, आपको इंडियन सोसाइटी इस तरह कोई नहीं समझा पाएगा। जो हमारी बुक्स है, मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी बुक्स सभी नोट्स देखे हैं, हमारे यहाँ भी जो है वो एक टीचर थे, उन्होंने इसको पढ़ाया था, तो मैंने उनके नोट्स देखे, तो बहुत ही उन्होंने लीनियर वे में वही जाति विवाह ये सब क्या होता है, मैं इन सब के डिबेट से बिल्कुल दूर जा रहा हूँ। मैं आपके दिमाग को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक सोच और एक समझ होनी चाहिए हमारी सोसाइटी कैसे बिहेव करती है। कल जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे या जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो जंग सर ने कहा था वही सही चीज है, कि किस तरह जो है वो विरोध हो रहा है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी अतहर आमिर जो आपने देखा कि सेकंड रैंक जिनकी रही है, वो इस समय जो है राजस्थान कैडर है उनका, और वो जब यहाँ आए तो जिस वो जिले में जब वो एसडीएम बन के रूप में वहां पर है, तो वहां पर देखा कि वहां पर बाल विवाह का जो है वो प्रथा रही। अभी भी आप सोचिए, आजादी के दिन बाल विवाह हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो है कुछ समय पहले कोविड-19 से पहले जब वो यहाँ आए थे मार्च में हमारे यहाँ, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बेस्ट पंचायत को बेस्ट अवार्ड दिया, उनको काफी प्रेज मिला उनके काम की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है वो पंचायतों के माध्यम से उनको अवेयर करके उन्होंने बाल विवाह की प्रथाओं को काफी हद तक जो बाल विवाह उसको रोकने में सफलता पाई थी। तो ये सबसे यंगेस्ट जो है आईएएस ऑफिसर थे जिनको जो है ये अवार्ड मिला, और उनको काफी प्रेज मिला। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी इस तरह के काम करने होंगे। अब आप देखिए कि उनके पास अधिकार थे, वो चाहते तो जो है वो लॉ बनाकर जो है बाल विवाह को रोक सकते, तो हमारे यहाँ है, अगर आप 18 वर्ष से कम अगर आयु के हैं और विवाह करते हैं, तो वो जो सजा होती है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है। यानी समाज हमारा जैसे दिखता है, केवल कानूनों के माध्यम से हम अपने समाज को जो है वो समझा नहीं सकते। आज आप देखिए कि निर्भया कांड के बाद जो है वो एडल्ट्री की एज जो वयस्क आयु की एज है, वो 18 से घटाकर 16 कर दी गई, और उसके बावजूद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, निर्भया के जो दोषी उनको फांसी दे दिया गया। तो क्या बच्चियों के खिलाफ जो यौन अपराध हैं, जो आपके जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, रेप के केसेस, क्या वो इंडिया में कम हो गए? जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा कहता है वो तो बढ़ गए हैं, केसेस बढ़ते चले जाए। यानी कानून जो है वो केवल समाज को एक दिशा या भय दे सकता है, कानून जो है समाज के अंदर सुधार नहीं कर सकता बड़े पैमाने पर व्यापक जो है वो, खासतौर पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्यों, क्योंकि समाज की अब जो परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको मैं चुनौतियां बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही डीपर, बहुत ही गहरी है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि समाज हमारा जो है वो एक हिस्सा ना होकर ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है, प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत है, और ये जो है वो मूवमेंट करता रहता है, ये हमेशा गतिशील बना रहता है। कभी जैसे हम लोग दूरदर्शन पे जो है वो देखा करते थे रामायण महाभारत, फिर जो है वो तमाम तरह के डिश चैनल आ गए, फिर फॉरेन के चैनल आ गए, फिर अब कोरोना वायरस हुआ तो दोबारा हम रामायण महाभारत देखने लगे। बहुत सी चीजें जो है वो चेंजेस होती रहती हैं। तो सोसाइटी में जो वैल्यूज होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन ये चेंजेस जो होते हैं सभी के लिए इक्वल नहीं होते हैं, सभी को एक बराबर नहीं मिलते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम जहां से हमारी क्लास शुरू होती है, राइट? यानी इस वाले हिस्से पे जो पावरफुल है, जो पैसे वाला है, जिसके पास शक्ति है, उसकी लाइफ में तो चेंज हो जाएगा, वो तेजी से अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। पर जैसे ही आप इस केंद्रीय पार्टी, यानी इसका नाम मैं ए देता हूं, इससे जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आप केंद्र से जितनी दूर होते चले जाते हो, आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं उतने ही स्लो होने शुरू हो जाते हैं। इस बात को समझना, ये जो होता है वो मल्टी लेयर में ट्रांसफर करते हैं, यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो तेजी से मूवमेंट कर जाएगा, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो उतनी तेजी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ये रिलेटिव यानी सापेक्षिक जो है वो गति यहां हमें देखने को मिलती है।
सापेक्षिक गति होती है। यानी अगर ए लेयर है वो तेजी से मूवमेंट करेगा तो बी लेयर उतनी तेजी से मूवमेंट नहीं करेगा। यानी सी जो होगा वो ए के कंपैरिजन में और धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। और डी की तो खैर बात ही छोड़ दो, डी तो है वो जाने कब जो है वो अपना मूवमेंट कर पाएगा। अर्थात जब मैं भारतीय समाज की बात करता हूं, मैंने जब इंडियन सोसाइटी की बात की तो मैं ऊपर से देख रहा हूं। भारतीय समाज में मुझे दिखाई पड़ा सारे लोग जो हैं वो चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि भारत में गरीबी मिट जाए, भारत में सभी को शिक्षा मिल जाए। यही हम ब्यूरोक्रेसी में बात करते हैं ना, यही तो हम बात करते हैं। 1947 में हमने जो है वो एक प्रियम्बल में बताया कि हम जो है वो एक समान न्याय को स्थापित करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे। फिर हम डीपीएसपी में गए और भारत को कल्याणकारी राज्य बता दिया कि हमने वेलफेयर स्टेट है हम इंडिया और सभी के कल्याण की बात करेंगे। तो जब कल्याण की बात करते हैं जिसका मतलब है महिलाएं, बच्चे, बालिकाएं, वृद्ध, अल्पसंख्यक, इन सभी के हम कल्याण की बात करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल्स, ठीक है, इन सभी का जो हम इनके अधिकार सुरक्षित करेंगे सबसे पहले, और इन सभी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। अब इस केंद्र पे ये हमारी संसद, हमारा पॉलिटिशियन, हमारी जो सत्ता है वो यहाँ बैठी हुई है। दिल्ली से फरमान निकला कि भाई गरीबी को मिटाना है। थर्ड 5 ईयर प्लान में निकला, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, कि गरीबी हटाओ का नारा दे दिया गया इंदिरा गांधी सरकार में। भैया अब गरीबी हटेगी। चलिए भाई, क्या हटी? कि आज भी हम जिस शराब से देख रहे हैं कि आज हमारा गरीब जो है उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, सड़कों पर इतनी गर्मी, इतनी धूप में भी जो है वो हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मजबूर है। और राज्य सरकारें जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जो शराब की दुकानें खोलने के लिए तो तत्पर है, लेकिन अपने लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो छीछा लेदर हुई है, जो 60 दिन का गैप हुआ है, इसका कोई भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो पा रहा है। क्या आज भी हमारी सभी बच्चियों को शिक्षा मिल गई है? क्या आज भी हमारे यहाँ जो ढाबों पर वो छोटू नाम का जो व्यक्ति है, जो बच्चा जिसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो ग्लास और जो है वो धो रहा है और जो है वो साफ सफाई कर रहा है? तमाम इस तरह की कुरीतियां हैं। क्या हमारे जो दिव्यांग जन है उनको बराबर अधिकार मिल गए? क्या हमारे पास जो है हमारे अल्पसंख्यक उनकी जो है वो अधिकारों की रक्षा हो पाई है? क्या महिलाएं, जिसपे आज आपने देखा 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं को भी रात में काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या आज भी हम अपनी महिलाओं को जो है रात में काम करने में सुरक्षित कर पाए हैं? क्या आज हम दिन में तो उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, रात में हम उनको काम करने का अधिकार कहां दे पाएंगे? तो सवाल यह है कि जब हम कानून बनाते हैं, हमने कानून बनाया है कि अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए बाकायदा सजा का प्रावधान है। तो क्या हमारे यहाँ इस कानून को बना देने से क्या आज यौन जो उत्पीड़न हो रहा है कार्यस्थल पर, यानी वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो बंद हो गया है? आप लोग क्या इस बारे में, क्या आपकी राय होती है? आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो ऐसी कंडीशन में जहां तक हम लोग जो समझ पाते हैं वो यही चीज है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को और गहराई से समझना है कि वो चीजें हमारे पास क्या क्या है अवेलेबल। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसी क्लास को और आगे लेकर चलते हैं। सोसाइटी ए से लेकर डी तक जो है वो काफी अलग अलग तरीके, मल्टी लेयर सोसाइटी है। तो आप ए में चेंज लेकर आना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि सेम टाइम बी पे चेंज आ जाएगा, तो बी का चेंज ए के चेंज से कम होगा, राइट? यानी सबसे कम टाइम ए में लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे और डी की तरफ जब मूवमेंट करना शुरू करोगे, आप देखोगे जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सालों साल लग जाते हैं इसमें चेंज आने में। तो ये तो पहली बीमारी हो गई। यानी समाज का हर हिस्सा बराबर से वो जो चेंजेस हैं जिसपे आप बदलाव लेकर आना चाहते हो उसको एक साथ अनुभव नहीं करता है। और अगर ये बदलाव एक साथ अनुभव नहीं कर पाएगा तो क्या नतीजा होगा, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। अब इसका दूसरा हिस्सा हमारे सामने आता है, और दूसरा हिस्सा तो और महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हो जहां ए और बी पॉइंट का मिलन हो रहा है, जहां बी और सी पॉइंट का मिलन हो रहा है, जहां सी और डी पॉइंट का मिलन होता है, ये बेसिकली जो है इसको फ्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। यानी ये घर्षण बिंदु है। घर्षण बिंदु का मतलब बेसिकली समाज के जो दो हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात को समझना, ये मेरा समाज रहा, समाज में एक पॉइंट में बहुत तेजी से परिवर्तन आ गया। जैसे मान लीजिए आप ब्यूरोक्रेट हैं, नेता हैं, अमीर आदमी है, तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सोसाइटी, अच्छा जो है वो सुविधाएं, सुरक्षा, ये सब कुछ तो ले पाएंगे। लेकिन एक ऐसा समाज है जिसके पास उतनी इनकम नहीं है कि आपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा सके, अच्छी जो है वो बीमारियों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ले सके। तो क्या होगा, इनके बीच में एक फ्रिक्शन होगा। जब दोनों मोशन एक साथ नहीं होते हैं, जब दोनों हिस्से एक साथ नहीं घूमते, तो दोनों के बीच में एक घर्षण हमें देखने को मिलता है। और इस घर्षण को असमानता यानी इनइक्वालिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। असमानता यानी इनइक्वालिटी।
अब ये इनइक्वलिटी जो होती है वो आपस में संघर्ष को, वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल को जन्म देती है। अच्छा, तो ये जो है वो नंबर 2 का पैसा कमा रहा है, अच्छा इसके पास जो है ये चीजें हैं, तो मैं तुम्हारे प्रति एक घृणा का भाव रखूंगा। अभी मैंने तुमने थोड़ी देर पहले समाज की डिफिनीशन, आइडियल डिफिनीशन जो सोशल इश्यूज में दिया जाता है, वो ये कहता है कि समाज का मतलब लोगों का एक समूह जिनकी एक साझा संस्कृति होती है, जो अपना खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, इसको जो है वो कॉमनली शेयर करते हैं, वो नियम कानूनों में बंधे होते हैं, इसी को समाज कहते हैं। तो ये तो आइडियल डिफिनीशन था जो टीचर आपको पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। ये जो रिसर्च है, ये जो ऑफिसर से बात करके जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे निकाला गया ये मॉडल है। अब यहाँ सोसाइटी साझा संस्कृतियों को तो शेयर कर रही है, लेकिन साझा वैल्यूज को शेयर नहीं कर रही है। बड़ी मजेदार बात है। मैं भारतीय समाज का हिस्सा हूं, आप भी भारतीय समाज का हिस्सा है। एक वो व्यक्ति जो गांव में बैठा है वो भी भारतीय समाज का हिस्सा है। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडिया, जो है सोशल इशू, जो सोशल इंडिया सोसाइटी का हिस्सा है। एंड वी हैव अ कॉमन कल्चर, हमारे पास जो भारतीय संस्कृति है वो कॉमन है, बट हमारी वैल्यूज डिफरेंस आ गया। क्योंकि ये जो लेयर में फ्रिक्शन है, ये जो लेयर में परतों में घर्षण है, वो हमारी वैल्यूज को कॉमन नहीं होने देगा। मैं नहीं कमा पा रहा हूं, तुम कमा रहे हो, तुम्हारा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, हॉस्पिटल में अच्छे जा रहा है, तो मेरे दिमाग में तुम्हारे प्रति एक निगेटिविटी है। और जब ये निगेटिविटी नीचे से ऊपरी पर किसी रूप में आ सकती है। अच्छा, जाति के बेसिस पे मैं आपसे निगेटिव, अच्छा तुम ऊंची जाति के हो, मैं निम्न जाति का हूँ, जाति एक फ्रिक्शन हो गया। अच्छा, रिलीजन बेस पे आप तो जानते हैं इस समय धर्म के मामले पे क्या चल रहा है, और जो है माना जा रहा है कि कोरोना एक धर्म में फैलाया, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ जो बात होती है, तो काफी फ्रिक्शन यहाँ हो रहा है। अच्छा, तुम दूसरे धर्म के हो, है हम भारतीय समाज का हिस्सा, ऊपर से देखने पे हम लोग गाना गाते हैं हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, बट अंदर तो कई परतें हैं। अब मैंने धर्म के बेस पे, तुम साउथ इंडियन हो या मैं साउथ इंडियन हूं, मैं द्रविडियन भाषा बोलता हूँ, तमिलियन भाषा, तुम हिंदी, अच्छा हिंदी वाला, ठीक है, और तुम जो है अरे ये तमिल है, बोले सबको जो ये तो साउथ इंडियन है। तो आपने क्या देखा, भाषा के रीजन के बात पे, क्षेत्र पे बात फैल गई। ये तो आप लोग अपनी सोसाइटी में देखते होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब कहीं जाते हैं तो मैंने ही इस बार एक्सपीरियंस किया, जब जो है वो रीजनल सेंटर या गांव पे गया, तो वहां मैंने देखा, वो पूछा गया, अरे तुम्हारे साथ जो आए हैं उनका क्या, वो किस कास्ट से है, तो कब हम डिसाइड करेंगे। मुझे इतना धक्का लगा इन चीजों को कि आज आजादी आजादी के इतने साल बाद भी जो है ये चीजें हमारे समाज में कितने गहराई से बैठी हुई, यानी हर लेयर पर फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब अंदाजा लगाइए, जो सबसे इस केंद्र बिंदु से सबसे दूर है, जो गांव में है, जो जाति व्यवस्था के निम्नतम स्तर पर बैठा हुआ है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो महिला है, ग्रामीण महिला है, और वो भी अगर जो है कास्ट सिस्टम के निचले पायदान पे बैठी हुई महिला है, ग्रामीण महिला है, तो उसकी हालत क्या होगी। उसको इन सभी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, इन सभी के साथ एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसकी लाइफ में चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आप भारत में आप आते हैं, और भारत में आप दिल्ली में एम्स की स्थापना करते हैं, आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल आपको मिलते हैं, फ्लाईओवर्स मिलते हैं, सड़कें, 24 घंटे बिजली, मेट्रो। लेकिन इसी भारतीय समाज में जब आप ग्रामीण क्षेत्र में बस्तर में जाते हैं, रांची के आगे निकलते हैं, जब कोडरमा की तरफ जाते हैं और सिंहभूम की तरफ जाते हैं, तो आपको दिखाई पड़ता है कि एक ऐसा भारत जहां पर बिजली नहीं है, जहां साफ पीने का पानी नहीं है, जहां पर अभी यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन में मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और वहां पर जो उनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उनके पास एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नहीं है जहां पर जो है वो अपनी दवाई करा सके। और कहने को तो हम भारतीय समाज को एक यूनिट के रूप में ले रहे थे। हमारा जो एक पर्पस था वो ये था कि हमें जो है सबको एक साथ लेकर चलना है। और जब हम सबको एक साथ लेकर नहीं आ पाए, जब यहाँ से ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती चली गई, हम एक दूसरे को जो है वो तेजी से चेंज नहीं लेकर आ पाए। अगर इसकी लाइफ में, ए की लाइफ में तुरंत चेंज आ जा रहा है, तो बी की लाइफ में थोड़ी देर बाद चेंज आ रहा है, सी को और ज्यादा उसकी लाइफ में चेंज लग रहा है, और डी तो खैर बहुत ही दूर है, वो आज भी इंतजार कर रहा है कि बिजली क्या होती है, खंबा क्या होता है, हमें इसके दर्शन करा दो। आज भी वो जो है वो डिजिटल सिस्टम के बजाय जो ये सोच रहा है कि 2 वक्त की रोटी क्या होती है, मेरे सर पर छत कैसे आएगी। आज भी वो आजादी के इतने साल बाद इन्हीं बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी भारत की 43% से ज्यादा जो जनता है उसको साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, और वहां पर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहां के यूरिनल यानी पेशाब घरों में भी जो है वो साफ पानी जो है, जो क्लीन पानी है, उसको भी बहा दिया जाता है, और ऑटोमेटिक सिस्टम में ढेर सारा पानी बर्बाद होता है। और वहीं भारत के एक बड़े हिस्से को जो है वो गंदा पानी वो इकट्ठा करता है, और 43% भारत को जो है वो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।
तो ये हमारे समाज की वो चुनौतियां हैं जो जो है एक नया परिदृश्य देखती है। अब आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में इस समाज के सामने जब जाओगे और गवर्नेंस का पार्ट बनोगे, सरकार आपसे कहेगी कि मेरा ये लक्ष्य है, गरीबी, अशिक्षा, जो है निरक्षरता, इन सबको आपको दूर करना, और पूरे जीवन भर आप इसी चैलेंज के साथ जो है वो आप रूबरू होगे। आपको ये समझ में आएगा कि ये इतना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है कि जिस भारत का मैं निर्माण करना चाहता हूं, जिस इंडिया को मैं बनाना चाहता हूं, जिसकी प्रॉब्लम्स को मैं हटाना चाहता हूं, वो प्रॉब्लम्स कितनी डीप रूटेड है, कितनी गहरी उसकी जड़ें हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो मैंने आपको ये परतों से परिचय कराया, घर्षण, ये घर्षण बहुत, ये फ्रिक्शन जो है वो आपकी मूवमेंट को, आप आइडियली सोचोगे अच्छा इतना मेरे पास फंड है, इतना मेरे पास बजट है, सरकार का समर्थन है, मैं 5 साल के अंदर सभी बालिकाओं की शिक्षा को तो सुनिश्चित करके रहूंगा, मैं एज अ डीएम यहाँ पर बेस्ट काम करूंगा। और जब आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक धर्म कहता है कि नहीं भाई, या एक जाति कहती है भाई हमारी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, हमें तो शादी कर देनी है इसकी जैसे इतनी एज होगी। आप सकते में आ गए। बोले मैं तो भारतीय समाज को महिला और पुरुष के रूप में देखकर मैं सोच रहा था महिलाओं को पढ़ाया जाएगा। दूसरा कारण दिया गया, बोला यार बच्चियां घर का काम करती हैं, थोड़ी गोबर पाती हैं, बेचने जाती हैं, लकड़ियां बीनती हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि उनके घरों में साफ जो है ईंधन नहीं है, उनके पास जो है इनकम नहीं है, तो बोले हम अपनी बच्चियों को इस काम में लगाएं या स्कूल भेजें आपके। अब आप और चक्कर में पड़ गए। बोला ये तो ऊपर से देखने में हमारी सोसाइटी, जो हमने दिल्ली में बैठ के जो है 5 स्टार होटल में जब हमने प्लान बनाया था तो कुछ और भारत की बात कर रहे थे, और जो ग्राउंड लेवल पे है तो और भारत की बात कर रहे हैं। आपने समझाया बुझाया किसी तरह भेजा। अब भेजा तो वहां क्या पता चला लड़कियों के लिए टॉयलेट अलग से नहीं बने हुए हैं, या बहुत ही गंदे हाइजीन की प्रॉब्लम है। माता पिता ने कहा नहीं भाई हमारी बच्चियां ऐसे स्कूल में नहीं जाएंगी जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब आप और परेशान हो गए। बोले किसी तरह मनाते हुए लेकर आए थे, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रेंट है, जो अच्छे स्कूल है वहां पे, जैसे दिल्ली के स्कूल, मेट्रोपॉलिटन के स्कूल, वहां पे तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इस गांव के प्राइमरी स्कूल में ये सुविधा नहीं है। पानी नहीं है वहां पर, अभी भी जो है टंकी में पानी नहीं जा सकता, पाइपलाइन फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं। कैसे मैं जो है वहां पर फ्लश सिस्टम लगाऊं ताकि वो साफ हो सके? चैलेंज बढ़ना शुरू हो गया। यानी आपके एफर्ट जो है वो लाकर और ज्यादा कंस्टेंट हो जाएंगे। तो जो इंडियन सोसाइटी है वो मल्टी यानी कॉन्सेंट्रिक लेयर सोसाइटी है। इसमें तमाम जो है फ्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। यही रीजन है कि आज इतने सालों के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद, जो चेंज हमें अपनी सोसाइटी में चाहिए था वो हमें नहीं देखने को मिला, वो हमें देखने को नहीं मिला। दूसरा, एक और मॉडल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये तो हमारा सर्कुलर मॉडल हुआ, यानी हमारा केंद्रीय वृत्त मॉडल के रूप में आया। समाज का एक और चेहरा हमारे सामने आ रहा है, और उसको हम लोग पिरामिडल मॉडल कहते हैं। these are known as पिरामिडल मॉडल। समझना, मैं आपको चुनौतियों से रूबरू करा रहा हूं कि ये सिलेबस देखने में कितना छोटा है, लेकिन इसका जो भाग है पेपर 1 2 3 4 सभी जगह बैठा हुआ है, क्योंकि यही उद्देश्य है। किस लिए तुम कानून बना रहे हो, किस लिए सरकारें तुम चुन रहे हो, लोग वोटिंग क्यों करते हैं, इकोनॉमी में आप बजट क्यों बनाते हैं, राइट, आप अपनी ज्योग्राफी का स्टडी क्यों करते हैं, आप अपनी हिस्ट्री से क्या जानना चाहते हैं। और उसका एक ही पर्पस है, मुझे अपने समाज को उन्नत करना है, मुझे इस घर्षण को कम करना है, मुझे अपनी सोसाइटी को एक साथ लेकर मूवमेंट करना है, इस चैलेंज को कम करना है, और भारतीय समाज को एक कल्चरल सेटअप के रूप में स्टैब्लिश करना है। और इतना आसान नहीं है। अब मैं इसके पिरामिडल मॉडल पे यानी पिरामिड मॉडल पर आता हूं। पिरामिड मॉडल आज के समय में खासतौर पे 1991 के बाद से और ज्यादा प्रभावी हो गया। अब इसको हम 2 डायमेंशन में देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि समाज कई परतों में बटा हुआ है, और एक परत दूसरी परत से संघर्ष कर रही है। साथ ही साथ अगर जो सेंटर ऑफ इंक्लूजन यानी कि जो हमारा पॉइंट है, उससे जितनी दूरी बढ़ती चली जा रही है, उतना ज्यादा डिस्टेंस जो बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही ज्यादा उनकी जीवन में जो है वो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जो पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं, जो ट्विटर पे लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जो है शेयरिंग करा सकते हैं, उनके लिए तो चेंजेस हो रहे हैं। जो पैसे वाले जो अपने चेंजेस को ले सकते हैं, लेकिन गांव देहात, गरीब, महिला, इनकी लाइफ में उतनी तेजी से चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। अब पिरामिड मॉडल पे बात करते हैं। पिरामिड एक आकृति होती है जिसमें आधार बहुत चौड़ा होता है, ये इसका बेस हो गया, और इसका शीर्ष यानी एपेक्स बहुत ही संकीर्ण या बहुत नैरो होता है। ये एपेक्स या शीर्ष रहा, और ये बेस यानी उसका आधार रहा। राइट दोस्तों, तो ये हमारा जो है वो पिरामिड स्ट्रक्चर हमारे सामने रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पिरामिड की खास बात है, हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इस पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस पिरामिड स्ट्रक्चर के जो बेस है,
इस पर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ये भारत के लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। माना जाता है कि इनकी जो ऊर्जा खपत होती है वो भी बहुत कम होती है, यानी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इनके पास जो प्रति व्यक्ति आय, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये सब बहुत कम है। ये बेसिकली आय के आधार पर बनाया गया है, यानी एक बड़ी पॉपुलेशन इस आय के निचले हिस्से पे रहती है, और जैसे जैसे आप इसमें ऊंचाइयां प्राप्त करते चले जाते हैं, आप एपेक्स में आ जाते हैं, यानी उन गिने चुने चुनिंदा अरबपतियों में, खरबपतियों में, ब्यूरोक्रेट्स में, सत्ता के पास रहने वाले लोगों के, आप ये एपेक्स यानी शीर्ष की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक वर्टिकल लेयर मुझे दिखाई पड़ता है। मैंने सर्कुलर बताया, अब मैं पिरामिडल मॉडल में वर्टिकल लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो बड़ी आबादी यानी पॉपुलेशन जो होती है वो रहती है बेस पे, और बहुत कम पॉपुलेशन जो होती है वो रहती है एपेक्स पे। लेकिन जो बेस पे पॉपुलेशन है, यानी आधार पर जो जनसंख्या है, उसके पास वो न्यून आय यानी कि जो मिनिमम इनकम है उसको फेस करती है। इनकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पर कैपिटा इनकम की कमी, ये जो है वो निचले हिस्से पे होता है। इनकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। जैसे अभी आप लोगों ने धारावी का आजकल खूब नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस वहां बढ़ रहे हैं। आपने देखा वहां पर इतना मुश्किल है कि 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतने सघन मकान की उन गलियों से निकलना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और वहीं पर तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं जो बड़े बड़े मकानों में, बंगलों में जो है रह रहे हैं। तो ये जो है इसकी लाइफ में जो है वो बहुत ही नेगेटिविटी है। इसके पास जो है अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, इसके पास जो अच्छी आजीविका नहीं है, इसके पास अच्छी सेविंग नहीं है कि वो अपनी बचत कर सके, अपने लिए कुछ पॉजिटिव कर सके। बेसिकली क्या होता है, ये दोनों जो है वो दो अलग अलग पॉइंट्स को तय करते हैं हमारी कंट्री में। जहां एपेक्स में क्या होता है, एपेक्स यानी शीर्ष में दौरान जो होता है एपेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर बहुत कम और यहाँ पर इनकम बहुत ज्यादा होती है। मोर एंड मोर इनकम हमें यहाँ देखने को मिलती है, आय बहुत ज्यादा होती है। और जो निचला हिस्सा होता है इसकी इनकम बहुत कम होती है। क्योंकि ये पैसे वाला हिस्सा है, इसीलिए सत्ता को, पावर को, ब्यूरोक्रेसी को ये जो है वो लोग गवर्न करते हैं। ये लोग जो है वो इनपुट लेकर आते हैं, इनकी लाइफ में सबसे पहले चेंज हो जाता है। इनकम कम होने की वजह से ये अपनी कुछ खास डिमांड नहीं कर पाते हैं, और ये हमेशा जो है सहायता पर निर्भर करते हैं। तो समाज जो होता है वो दो हिस्सों में बंटता चला जाता है। अब जैसे भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि ये जो बहुत कम गिने चुने लोग हैं, ये भारत की ज्यादा से ज्यादा आय पर अपना कब्जा करके रखते हैं। और यहाँ चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन इनके पास आय बहुत कम होती है, यानी ये दोनों जो मिलकर हैं वो वर्ग अंतर को जन्म दे देते हैं, क्लास डिफरेंसेस को, वर्ग अंतर को जन्म दे देते हैं। यानी ये जो हो गया वो हमारा टॉप एलीट क्लास हो गया, और ये लेबर यानी कि हैव्स नॉट हो गया, हमारा फार्मर, लेबर, हैव्स नॉट, इनके पास कुछ खास नहीं होता। इसको सर्वहारा के नाम से भी जानते हैं समाजवाद के कॉन्सेप्ट में। बेसिकली ये क्या होता है, जब इसके पास संसाधन अतिशय आ जाते हैं, कम लोग पर ढेर सारा पैसा, तो कई बार ये देखने में आया है कि वो अपने संसाधनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी वो क्रोनी कैपिटलिज्म को जन्म देते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म यानी क्रोनी पूंजीवाद, जहां जो नेता है और जो बिजनेसमैन है वो एक दूसरे से साठगांठ कर लेते हैं, नियम कानून, भूमि, संसाधन सब कुछ अपने लिए जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब इस तरह का जो सेटअप बन जाता है तो उस पूरे राष्ट्र में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, इसको वंचना यानी एक्सक्लूजन के नाम से भी हम जानते हैं। एक्सक्लूजन यानी वंचना। और वंचना का मतलब है कि मुझे जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मुझे दवा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पा रहा है, मेरे बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पा रही है, मेरे को साफ पानी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और वहीं पर जो नहीं मिल रहा, और वहीं पर अमीर आदमी अपनी लग्जरी गाड़ियों को जो है वो साफ पानी से धो रहा है, कितने लीटर पानी वो बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है आई हैव मनी, मैं वो जो है अपने घरों में एसी चलता हुआ छोड़ दे रहा है, कोई बात नहीं, आई हैव मनी टू पे द बिल, मैं अपना बिल पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन वो गरीब आदमी दूसरा जिसके पास जो है वो बिजली भी जो है लगवाने के पैसे नहीं है, वो अपने घर में जो है वो बेसिक एमिनिटीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में जब समाज इस रूप में आता है तो समाज में वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल बढ़ जाता है। और जब ये क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष जब बढ़ता है तो समाज में तनाव पैदा हो जाता है। जब समाज में तनाव पैदा होता है, आज के रेफरेंस में बताऊंगा, जब समाज में तनाव पैदा हो जाता है और आप ब्यूरोक्रेटिक के रूप में आप गए और आपने एक हिस्से के लिए काम करना शुरू, बोले यार इसकी हालत बहुत खराब है, मुझे इसके लिए काम करना चाहिए, वैसे समाज का दूसरा हिस्सा आपके अच्छे कामों को भी गलत नजर से देखेगा। अच्छा
आइए साहब, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप लगता है इसी के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि समाज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे वर्ग संघर्ष, वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है। और जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, जो इकोनॉमी होता है वो संसाधनों पर कैप्चरिंग बढ़ा देता है। जो ऊपरी वाली क्लास है वो आपके जो संसाधन पे कैप्चरिंग बढ़ा देता है, ज्यादा जमीनें खरीद लेंगे, पांच पांच छह छह गाड़ियां होंगी, और ज्यादा जो है ट्रैक्टर आ जाएंगे, और ज्यादा संसाधन में ले लूंगा। और जो गरीब आदमी उसको महसूस होगा, अरे अरे अमीर आदमी मेरी जमीन हड़पना चाहता है, ये मेरे को कल बेदखल कर देगा, ये मेरा शोषण कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू करेंगे। ऐसे में जो गवर्नेंस का पर्पस है वो फेल हो जाता है। क्योंकि समाज में जब क्लास स्ट्रगल होता है तो समाज बारूद के ढेर पर बैठ जाता है। क्लास स्ट्रगल में संघर्ष होना जो है वो असंभावी हो जाता है, और संघर्ष में क्या सही और क्या गलत है वो देख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी भी आप जो प्राइवेट चैनल, टीवी चैनल खोलोगे तो आपको इस तरह की डिबेट आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छे कामों को भी, अगर कोरोना हुआ तो ये बोला कि इस धर्म के लोगों ने कोरोना फैलाया। और धीरे धीरे आपने देखा कि समाज किस तरह, जो कुछ दिन पहले तक कोरोना से लड़ रहा था, हमारे मीडिया ने उसको ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि मामला जो है वो धर्म का हो गया, कि ये फलाने धर्म का ही सारा सेटअप है और किसी का नहीं। लोग बोलने भी लगे इस बात को लेकर, और वो भूल गए कि भारतीय समाज किसी एक धर्म से नहीं बना है। भारतीय समाज एक सांस्कृतिक सेटअप है, एक कल्चरल सेटअप है। तो इस रूप में क्या होगा, समाज अपनी मुख्य धारा, अपनी मुख्य लड़ाई जो मिलजुल कर लड़ना था उससे वो जो है हट गया, डिविएट हो गया, और वहां पर हमारा उद्देश्य जो है वो खराब होना शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को जो है शक की नजरों से देखने लगे। तो ऐसे समाज में इक्वलिटी लाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो यानी आपको ये पता चला होगा कि कल को जो आपको जितनी भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है समाज में, जिन लोगों को आप गरीबी दूर करना, अशिक्षा को दूर करना, बाल श्रम को हटाना, वृद्धों की मदद करना, अल्पसंख्यकों का कल्याण करना, ये जितनी भी आपके दिमाग में जो ख्वाहिशें हैं उनके सामने आपको चैलेंज समझ में आया होगा कि बेसिकली मेरे सामने चैलेंज क्या आ रहा है, राइट। और समाज किस तरह जो है वो इनपुट इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आ जाता हूं मैं उस एक वर्ड के साथ जो समाज की इस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करता है। यूपीएससी में क्या चीजें आपके सामने आएंगी, तो सिलेबस तो मैं कल डिस्कस करूंगा, आज आपको समाज की इस धारणा के बारे में बताया। तो इसमें एक स्पष्ट बात लिखी है, सोशल इश्यूज। जरा ध्यान से समझो। आज मैंने आपसे डिस्कस किया समाज। तो समाज की मैंने आज आपको बताया कि समाज कोई एक यूनिट नहीं है। जो सोशियोलॉजी का डिफिनीशन है कि समाज एक इकाई है जिसका एक साझा संस्कृति होती है, इससे कहीं अलग मैंने आज आपको वो सच्चाई बताई कि हमारा समाज किस तरह जो है वो मल्टी लेयर सोसाइटी है, पिरामिडल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रिक मॉडल है। तो एक समाज हो गया। अब यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, ये जो मैंने आपको संघर्ष बताया यही भारत के विकास को रोक रहा है, यही इंडिया की डाइवर्सिटी को जो है वो एक होने से रोक रहा है, यही विविधता को एकता में लाने से हमें रोक रहा है। कभी हम धर्म पे लड़ाई करेंगे, कभी जाति पर जो है संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, कभी महिला पुरुष के बीच में एक लैंगिक भेदभाव देखेंगे, पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के ऊपर डोमिनेंट होने का प्रयास करेगा, कभी हम बच्चों को बाल श्रम की तरफ ढकेलते हुए, कभी बाल विवाह की तरफ, कभी घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा की तरफ, जाने कितनी कुरीतियों का जन्म होगा। कभी ऑनर किलिंग होगी हमारे समाज में, यानी कि जो है वो जाति के नाम पे हत्या कर देना अपने बच्चों की या बच्चियों की, और कन्या भ्रूण हत्या कर देना, क्योंकि समाज जो है वो लड़की की चाहत रखता है, लड़कियों की हत्या कर दी जाती है घर में। तो ये जो कुरीतियां होती हैं ये वास्तव में उन्हीं संघर्षों से जन्म लेती हैं। क्योंकि संघर्ष के दो हिस्से, एक तो समाज में ये मुझे लग रहा है कि मेरा चेंजेस उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितना उसका चेंज हो रहा है, और आज आपको समझ में आया होगा कि वो घर्षण कहाँ है। दूसरा, जब ये घर्षण होगा तो असमानता होगी, और जब असमानता होगी तो भाई जब मेरे पास पैसे कम है, मेरे समाज में कुरीतियां हैं, एक लड़की की शादी में मुझे दहेज देना पड़ता है, तो क्यों ना मैं लड़का ही जो चुनूं जिसमें मुझे दहेज नहीं देना पड़ेगा और मुझे इसमें जो है दहेज मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी कुरीति को जन्म देना शुरू कर देगा। तो यहां से जन्म होता है मुद्दों का, मुद्दे यानी इश्यूज। मुद्दे वो होते हैं, याद रखिएगा, हमारा समाज एक प्राचीन समाज है जो आधुनिकता के साथ जो है भविष्य की तरफ बढ़ना चाहता है, और मुद्दे उन्हें कहते हैं जिनका संबंध अतीत से भी रहा है, जो वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर डिबेट की जा सकती है। क्या आपको लगता है ये पर्दा प्रथा या बाल विवाह कोई आज की चीज है? क्या अभी अचानक से 1947 में ये आया है? आप इसके लिए अपनी हिस्ट्री को खंगालते हैं, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास हमें उन समस्याओं की जड़ तक लेकर जाता है। हमारे यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है क्या आज से ही खराब हुई है? इसके लिए आप जो है बहुत पीछे जाओगे और वहां पर उसको जो है वो एनालाइज करने का प्रयास करोगे। तो मुद्दे वो होते हैं जो अतीत में भी रहे, यानी पास्ट में भी इनकी एक जो है प्रेजेंस रही है, ये वर्तमान में भी बने हुए हैं।
आप ये मत सोचिएगा कि आज जो है बाल श्रम खत्म हो गया, सरकार ने कानून बना दिया, या महिलाओं को आज जो बराबरी का दर्जा मिलने लगा है, आज जेंडर इक्वलिटी आ गई है, सभी बच्चियां जो है पढ़ने जा रही हैं, अब कोई भी जो है अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं है, गरीबों को उनका हक समय से मिल रहा है। ये सिर्फ जो है वो आज की डेट में कपोल कल्पनाएं हैं, और हो सकता है कि इसमें से कई समस्याएं भविष्य में भी बनी रहे। तो यूपीएससी बेसिकली आपसे मुद्दों की बात करता है, और यही हमसे, हमारे टीचरों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो क्या करते हैं, सोशल इश्यूज की जो पैराडॉक्सियल बुक्स है, जैसे आप तमाम पढ़े, जैसे राम आहूजा पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली इनकी डेफिनेशन दी है, व्हाट यू मीन बाय सोशल, समाज किसे कहते हैं, सोसाइटी किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहते हैं, एंटी कल्चरिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, संप्रदायवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होता है। तो बेसिक इनके बारे में जानकारी दे दी जाती है। लेकिन यूपीएससी कह रहा है कि आई एम गोइंग टू आस्क सोशल इश्यूज, नॉट अबाउट द सोशल सोशियोलॉजी नॉलेज। यूपीएससी अपने जो है सिलेबस में कह रहा है, और हमसे पूरे टाइम जो है यहाँ खराबी हो जाती है। हमें पढ़ना है सोशल इश्यू, यानी समाज के वो मुद्दे जो ज्वलंत हैं। अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूं, समाज के वो मुद्दे जो ज्वलंत हैं, समाज जो कि हमें पता चला कि एक इकाई ना होकर ये कई परतों में बटी हुई जो है वो एक यूनिट है, जहां पर आपस में संघर्ष है, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन है, और सभी को बराबर का हक नहीं मिलता, एक समय में उनकी लाइफ में चेंज नहीं आता। दूसरा, मुद्दे वो होते हैं जो अतीत में भी ज्वलंत बने रहे हैं, आज भी हम उनका शायद समाधान नहीं निकाल पाए हैं या निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो भविष्य में मेरे सामने रहे। तो वो ज्वलंत मुद्दे जो किसी ना किसी रूप में समाज को किसी ना किसी रूप में प्रभावित कर सकते हैं, या प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट कर सकते थे या इफेक्ट जो है वो कर रहे हैं, उनको हम लोग सोशल इश्यूज के अंतर्गत लेकर आते हैं। और आपको जो मेरे पढ़ाने का तरीका, वहां आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे। क्या आज आपको नहीं लगता है कि जो मजदूरों की हालत है, यही जो दिल्ली है, यही मुंबई है, यही तमाम मेट्रोपॉलिटन थे, इन्होंने ही उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूरों के दम पर सस्ता लेबर प्राप्त किया, अपना कंस्ट्रक्शन और तमाम जो है वो उद्योगों को उन्होंने चलाया। और आज जब उन मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, तो क्या आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे? आपने ये दावा करना शुरू किया कि इतने लोगों को खिला पिला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है, और आज आपने उनको भागने के लिए, उनको तड़पने के लिए छोड़ दिया। क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता? आखिर क्या रीजन है कि जो हमारे इस मैन्युफैक्चरिंग का, हमारी इंडस्ट्री का सबसे बेसिक यूनिट यानी मजदूर जो होता है, आज वो अपनी सामाजिक सुरक्षा नहीं कर सकता? उसके पास ना तो सरकारों ने कोई ऐसी निधि छोड़ी थी, कोई भी आदमी है उसको पेंशन का फंड मिल रहा है, उसको जो है वो सैलरी मिल रही है, या तमाम जो उसने सेविंग करके रखी थी। कहां है तुम्हारी सामाजिक सुरक्षा इन मजदूरों के लिए, जो इनको सोशल जो है वो टर्म्स के रूप में मिले? कहां पर वो जो अपने हक निर्धारित कर सकते हैं कि अगर राष्ट्र जो है, कोई उन्होंने तो तालाबंदी नहीं की थी, कोई उन्होंने तो लॉकडाउन नहीं किया था, लॉकडाउन तो सरकार ने किया ना, सरकार ने जो है वो नीतियां बनाई कि कोई भी जो आदमी नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार को लगा सुरक्षा बहुत जरूरी है। बट सुरक्षा जो है वो जरूरी है, पेट की आपका क्या करोगे, बेसिक नेसेसिटीज का क्या करोगे? तो आपने अपने सबसे बड़े वर्ग को, जो कि इतनी बड़ी आबादी जहां से अपना डेली रोजमर्रा की जिंदगी उठाती है, अपनी आजीविका चलाती है, आपने उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया? और क्या किया उन राज्यों ने जिनके श्रम, जिनके खून पसीने से उन्होंने अपना जो विकास किया? आज भी चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, या तमाम मेट्रोपॉलिटन हो, यही यूपी, बिहार, एमपी का जो मजदूर होता है, यही अपने खून पसीने से वहां की सड़कें बनाता है, वहां के जो है वो सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क देखता है, सारा लेबर जो है इन्हीं के साथ उपलब्ध है। आप उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाइए, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी बात हो रही, जो स्टडी मैं कर रहा था, सरकारों ने जानबूझकर इनको जाने से रोका, क्योंकि इन्हें पता था कि जब मजदूर यहां से चला जाएगा तो इसका जल्दी वापस लौटना बहुत मुश्किल है, और जब ये वापस नहीं लौटेगा तो इन शहरों का जो रियल एस्टेट है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो विकास के कार्य हैं, सारे के सारे ठप हो जाएंगे, और वहां पर उनको ले चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो मुद्दे होते हैं वो बड़े ज्वलंत होते हैं, वो बहुत आंदोलित करते हैं, वो आपके कभी कभार आपको जो खून खोलने लगेगा, लेकिन हमें वहां उनके जो है वो गहराई तक जाकर समझना है कि हमारी सोसाइटी किस रूप में काम करती है। तो उम्मीद है जो आज की क्लास का मेरा जो पहला डिबेट है वो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी सोसाइटी, जिस हम कितने हम बेअंदाज होकर कितने हल्के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो उतना आसान नहीं है, वो बहुत चैलेंजिंग है। और आप यकीन मानिए, आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो ये चैलेंज जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। ये आपके जीवन साथी की तरह, आपके प्रेमी या प्रेमिका की तरह अभी इसका साथ नहीं छूटने वाला, और आपको पूरी जिंदगी इसी के लिए काम करना है, इसी चैलेंज को आपको देखना है। कई बार आपको तारीफ मिलेगी और कई बार आपको आपके अच्छे कामों के लिए विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप
आत्मसात कर लेंगे मेरे इस कॉन्सेप्ट को कि मेरा जो लक्ष्य है वो मेरा एक सोसाइटी, जो मैं सोच रहा था कि मैं जाने के बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, वो ऊपर से जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। तो आपको जो है बहुत ईज होगा अपने आप को जो है वो अनुकूलित करने में। लबासना की ट्रेनिंग में अनुकूलित कराते हैं कि आप सिर्फ अपना काम करिए, उसमें आप अपने इमोशंस को इन्वॉल्व मत करिएगा। इमोशन इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी समाज आपको जीने नहीं देगा, वो फ्रिक्शंस वहां बहुत ज्यादा है। मैं आपको यहीं से वो चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे सफर की शुरुआत हो चुकी है और कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारत को जानने की उस महान यात्रा में जो सिलेबस हमारा है, उस सिलेबस के छुपे हुए पॉइंट्स, एक एक टॉपिक में कितने सब टॉपिक छुपे हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर मैं शुरू करूंगा एक आर्ग्यूमेंट। क्या अगर आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, क्या भारत के अंदर महाशक्ति बनने के गुण है? क्या भारत महाशक्ति बन सकता है? किन आर्ग्यूमेंट्स पे हाँ और किन आर्ग्यूमेंट्स पे ना? और मेरी क्लास यहीं से शुरू होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। मैं इसके 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ आज आपको। जो है पहला क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। राइट डाउन द कॉन्सेंट्रिक मॉडल या मल्टी लेयर मॉडल ऑफ सोसाइटी। समाज के बहुपर्तीय या बहुकेंद्रीय मॉडल की स्थापना करें, समझाएं। और दूसरा है समाज के अंदर निहित संघर्ष क्या क्या है, यानी अ स्ट्रगल इन इंडियन सोसाइटी। तो ए स्ट्रगल इन इंडियन सोसाइटी एंड कॉन्सेंट्रिक मॉडल ऑफ इंडियन सोसाइटी, आप इसके ऊपर जो है वो लगभग 100 वर्ड्स में अपनी बात को लिखे, जो मैंने आज आपको समझाया उसको समझने की कोशिश करें और पूरा फोकस रखें कि मुझे सारा फोकस बेसिकली इश्यूज पे रखना है। कई बार जो बुक्स होती हैं वो हमें बहुत मदद नहीं करती हैं। सिलेबस मैंने पीडीएफ के साथ अटैच कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज आप जाएं और उस सिलेबस का अध्ययन करें। कल मैं उस सिलेबस के जो है वो सब पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा और आपको बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स में लेकर जाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि मुझे आज के बाद न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बुक्स कैसे पढ़नी है, या मेरी सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं वो मुझे जो है वो देखना है। चलिए एक होमवर्क और आपको दे रहा हूं। जितने भी हमारे आने वाले टाइम के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक क्वेश्चन लिखे और कल मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। और वो क्वेश्चन ये है, भारतीय समाज के किस हिस्से, किस वर्ग, किस सेगमेंट के लिए आप सुधार करना चाहेंगे? आप सभी ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या आप गरीबी को मिटाना चाहेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण? किसी एक पॉइंट पर आप जो है अपनी बात लिखें कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें कल को आईएएस ऑफिसर या कोई ब्यूरोक्रेट बनने के बाद आप उसमें चेंज करना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करना चाहेंगे आईपीएस बनने के बाद, या जो है वो जो गरीब वर्ग है उनकी लाइफ में, या बच्चियों की पढ़ाई के लिए, बाल श्रम को मिटाने के लिए आप किसके लिए काम करना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अथर आमिर साहब ने जो है करके दिखाया और वहां पर जो बाल विवाह को रोकने में उनको काफी सफलता मिली। आपको भी इसी तरह के जो है वो चैलेंजेस के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में आपका वर्क फील्ड है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ से निकल कर आएगा। तो अब आप मुझे जो है कल मुझे बताएंगे कि आपने अपनी अपनी कौन सी फील्ड चुनी, कि अगर आज आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आप किस वो फील्ड है जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे। और ध्यान से याद करिएगा, जिस चीज के बारे में आप नाम लेंगे आपको मुझे उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि आपने पॉइंट क्यों चुना और आपके पास आंकड़े क्या उपलब्ध है। चाहे वो बच्चियों की पढ़ाई हो, चाहे वो जो है वो बाल श्रम को हटाना हो, बाल विवाह को हटाना हो, गरीबों की मदद करना हो, दिव्यांगों की मदद करना हो, जो भी पॉइंट आप उठाएंगे उसके पास आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए, तभी इस आंसर को पूरा माना जाएगा। तो हम यहाँ से अपनी सफर की शुरुआत करते हैं। 3 आपको होमवर्क दिए हैं, लास्ट होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कल जो है वो अपनी क्लास को शुरू कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब जस्ट एक छोटी सी मैं एक अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को देख समझ सकता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।